Hello students, I am Archana Tripathi, Assistant Professor Education. Welcome to my channel Learning with Archana. Today's our topic is Item Analysis, एकांश विश्लेषण। ये टॉपिक जो है वो एमएड सेकेंड सेमेस्टर के रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का है। एकांश विश्लेषण को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि एकांश हमें या एकांश होता क्या है, इसका विश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है। आप सभी जानते हैं रिसर्च में जो एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो होता है परीक्षण। परीक्षण जो टेस्ट होता है, टूल्स जो बनाया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। टूल्स को बनाने के लिए बहुत सारे पद होते हैं या बहुत सारे एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं में बहुत सारे पद ऐसे होते हैं या बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं ज़रूरी होने चाहिए परीक्षण के लिए। उसमें विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण की कसौटी के साथ साथ आइटम एनालिसिस भी एक महत्वपूर्ण पद होता है। आइटम एनालिसिस किसी भी समस्या के लिए रिसर्च, हम एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं रिसर्च में। किसी भी समस्या के लिए जिन पदों के द्वारा हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जो आंकड़े संग्रहित करते हैं, वो आंकड़े परीक्षण पर आधारित होते हैं। परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें एकांशों का चयन ऐसा हो कि समस्या से हम जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उन्हें दूर कर सकें, या जो समस्या को लेकर हम रिसर्च करना चाहते हैं उस चीज़ को हम कर सकें। एकांश विश्लेषण पदों का वह समूह होता है जो परीक्षण को सफल बनाने में सहायक होते हैं। एकांश कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम अगर बात करें तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि एकांश बहुत से छोटे छोटे पदों का एक किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को उत्तम बेस्ट कहलाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें अच्छे आइटम्स हों। आइटम मतलब कि एक ऐसा प्रश्न या एक ऐसा पाठ जिसका विभाजन ना किया जा सके। एकांश ऐसा चीज़ होता है जिसे हम और छोटे भाग में विभाजित नहीं कर सकते हैं। एकांश अपने आप में संपूर्ण होता है, अपनी समस्या से रिलेटेड होता है, जिस समस्या का हमें अध्ययन करना है उससे रिलेटेड होता है, और वह उसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो परफेक्ट होता है जो एक साइज में उससे बनाया जाता है, या जिस एक पद को हम बनाते हैं वह एकांश कहलाता है, जिसके द्वारा हम समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। तो ये जो एकांश होते हैं एक ऐसे पाठ या प्रश्न होते हैं जिसे किसी छोटी इकाइयों में बांटा नहीं जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में एकांश का स्वरूप जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह क्रियात्मक, अंकगणितीय प्रश्न आदि कुछ भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं एकांश। अब एकांश जो अगर हमने बना लिया है, हमने एकांश ले लिया है, तो एकांश का विश्लेषण वो एकांश सही है या नहीं। अगर मैं कोई परीक्षण निर्माण कर रही हूँ तो मैं जो चयन करूँगी अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छा चयन करूँगी, परंतु उसके बावजूद भी अगर वो समस्या से संबंधित है मेरा एकांश, या समस्या के समाधान की तक ले जाने के लिए सहायक है एकांश, तो भी मुझे उस एकांश का विश्लेषण करना होगा, एनालिसिस करना होगा कि वह एकांश किस हद तक समस्या समाधान में सहायक है और कितना अच्छी तरह से वो वर्क करता है। तो इसी के लिए हम आज का टॉपिक एकांश विश्लेषण जो करने जा रहे हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो एकांश विश्लेषण के बारे में हम ब्रीफली अगर आपको बताना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एकांश परीक्षण की योजना तैयार करने के बाद परीक्षण निर्माता जो रिसर्चर है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है एकांशों को लिखना। मतलब जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो समस्या के समाधान तक हमें ले जाने वाले होते हैं उनको लिखना स्टार्ट कर देना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है रिसर्चर के लिए। और एकांश लेखन जो है वो बहुत ही बोलना चाहिए कल्पनाशीलता का कार्य है, क्योंकि किसी समस्या से रिलेटेड कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हम लें कि हम समस्या के समाधान तक पहुंचे, ये सब सोचना रिसर्चर के लिए कल्पनाशीलता, अनुभव और उसके सूझ, और जितना वो प्रैक्टिस करता है जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों पर, उतना अच्छा वो एकांश लेखन कर सकता है, उतनी अच्छी तरीके से एकांशों को लिख सकता है।
इसके बाद है एकांश। एकांश जो होता है उसे और छोटी इकाइयों में हम नहीं बांट सकते। एकांश जो होता है वो सिंगल लाइन का होगा और उसको और छोटे बांटो, और सबसे बड़ी बात कि वो उसके जो आंसर देना होगा हमको, उसका जो उत्तर देना होगा वह निश्चित होगा, निर्धारित होगा। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में, शैक्षिक परीक्षणों में जितने भी तरह के एकांश सम्मिलित किए जाते हैं उन्हें दो प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है निबंधात्मक और दूसरा होता है वास्तुनिष्ठ। निबंधात्मक जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एक प्रश्न दे देना और उससे जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, जिसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसके विचारों को जानना, निबंधात्मक एकांश कहलाएगा। वास्तुनिष्ठ एकांश जो बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, वह वास्तुनिष्ठ एकांश होता है। यह 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है द्विविकल्पी, दूसरा होता है मल्टीपल चॉइस, तीसरा होता है मिलान एकांश, मैचिंग आइटम्स। ये 3 टाइप के होते हैं। 2 विकल्प वाले जो एकांश होते हैं वे एकांश में आप हाँ या नहीं के आंसर रख सकते हैं। बहुविकल्पी में 3 या 4 जो आंसर्स होते हैं उनके समूह को रख सकते हैं। साथ ही मैचिंग वाले जो होते हैं जिसमें मिलान करने वाले होते हैं उसमें 2 ग्रुप हम बना देते हैं और वह, और उसमें जो प्रश्न होगा उससे आंसर को मैच करते हुए हम बनाएंगे, तो वह 3 प्रकार के एकांश हो जाते हैं। इसके बाद है हम अब एकांशों की जानकारी के बाद अब हम बात करेंगे एकांश एनालिसिस या एकांश विश्लेषण की, कि इसको हम एक डेफिनेशन की तरह देखते हैं। पहला है गे के अनुसार एकांश विश्लेषण मूल रूप से एकांशों की प्रभावशीलता की माप करने के विचार से प्रत्येक एकांश के प्रति किए गए अनुक्रियाओं के पैटर्न का एक परीक्षण है। एकांशों की प्रभावशीलता कितनी है, हमारे समस्या से रिलेटेड हमने एकांशों का संग्रह कर लिया है और वह एकांश हमारे समस्या के समाधान तक किस हद तक हमें ले जा सकते हैं, इसका जब एनालिसिस किया जाता है तब उसे कहा जाता है एकांश विश्लेषण। मतलब हमने अगर परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं हम और हमने एकांशों का चयन कर लिया है, परंतु वह एकांश हमारे लिए फायदे के हैं या नहीं है, या कौन से एकांश उसमें ज़्यादा प्रभावी हैं और कौन से यूजलेस हैं, इन सब चीज़ का जानकारी का एम्स ऑफ आइटम एनालिसिस। अंतिम रूप के लिए उपयुक्त एकांश का चयन। जब हम एकांशों का परीक्षण का निर्माण करते हैं तो हम एकांशों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बाद में विश्लेषण करना होगा और हमें जो सबसे परफेक्ट एकांश होगा, सबसे परफेक्ट जो क्वेश्चन होगा उसी को हमको चयन करना है। इसलिए अगर हम 20 प्रश्नों की सूची बनाने वाले हैं तो हमें लगभग 50 से 100 प्रश्न, उसमें 50 से 100 प्रश्न तक हमको उसमें लेने होते हैं। और उसके बाद एकांशों का विश्लेषण करने के बाद जो प्रश्न बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं उन्हीं प्रश्नों का हमको समावेश करना होता है, बाकी प्रश्नों को हमको हटा देना चाहिए। तो अंतिम रूप के उपयुक्त एकांश का चयन, सबसे आखिरी जो हमको रिलायबल आंसर तक ले जाए, हमारे समस्या के समाधान तक ले जाए, ऐसे प्रश्नों का हमको चयन करना है। सबसे पहला इसका उद्देश्य होता है। सेकंड उद्देश्य होता है सभी एकांशों की कठिनता स्तर की जानकारी प्राप्त करना। हर एकांश का हमको जो डिफिकल्टी लेवल है उसको जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हमारा जो न्यायादर्श होगा, सैंपल हम जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग एकांश एकदम ज़्यादा कठिन हो गए या एकदम सरल हो गए तो भी हमारा जो समस्या का समाधान है वो प्रभावित होगा, हमारा रिजल्ट आने वाला है वो प्रभावित होगा। तो सभी एकांशों की कठिनता स्तर की जांच करना हमको बहुत ज़रूरी होता है, ये भी एक उद्देश्य होता है आइटम एनालिसिस का। नेक्स्ट है उच्च स्तर के और निम्न स्तर के एकांशों की विभेदन शक्ति ज्ञात करना। जो हम जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें हाई लेवल और लोअर लेवल दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को हम समावेश करते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यायादर्श होगा वो कोई हमने एकदम पर्टिकुलर ऐसा नहीं डिसाइड किया रहेगा कि बहुत ब्रिलियंट बच्चों का ही हमको लेना है सैम्पलिंग या बहुत पुअर बच्चों का लेना है, हम ये डिसाइड नहीं करते हैं। हम जो भी हम रिसर्च करते हैं वो एक यूनिवर्सल, एक जनसंख्या पर आधारित होता है। तो इस कारण से हमें उच्च स्तर और निम्न स्तर दोनों के एकांशों की विभेदन शक्ति कितनी है वो ज्ञात करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसके पश्चात है एकांश का कठिनता स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ आइटम। प्रथम सूत्र जो फर्स्ट डिफिकल्टी लेवल हमको एकांश का जो ज्ञात करना है, कठिनता स्तर को सूत्रों के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे। P = R/N। P जो है वो एकांश का कठिनता स्तर है, R जो है सही उत्तरदाताओं की संख्या है, N जो है व्यक्तियों की कुल संख्या है। इसके द्वारा हम डिफिकल्टी लेवल ज्ञात कर सकते हैं एकांश का।
इसका द्वितीय सूत्र भी है। द्वितीय सूत्र है हमारे पास P इक्वल टू आर यू प्लस आर एल अपॉन एन यू प्लस एन एल। P का मीनिंग है एकांश का कठिनता स्तर, आर यू इक्वल टू उच्च स्तर में सही उत्तरदाताओं की संख्या, आर एल निम्न स्तर में सही उत्तरदाताओं की संख्या, एन यू उच्च समूह की कुल संख्या, एन एल निम्न समूह की कुल संख्या। थर्ड है एकांश की कठिनता स्तर जानने का थर्ड जो फॉर्मूला है हमारा वो है S इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू बाई के माइनस वन। एस इक्वल टू संशोधित प्राप्तांक, आर है सही अनुक्रियाओं की संख्या, डब्ल्यू गलत अनुक्रियाओं की संख्या, के एकांश में प्रयुक्त विकल्पों की संख्या। जैसे कि हम जानते हैं एकांश की कठिनता स्तर से तात्पर्य है कि व्यक्तियों के उस अनुपात या प्रतिशत से एकांश का उत्तर सही दे पाता है कि नहीं। कठिनता स्तर का मतलब यह होता है कि जो हम एकांश दिए हैं उसको हम अप्लाई करेंगे जब यूनिवर्सल लेवल पे या अपने न्यायादर्श पे सैंपल पे हम अगर अप्लाई करते हैं तो वो उस एकांश का सही उत्तर दे पाएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन है वो एकांश, बहुत ज़्यादा कठिन होगा तो परेशानी हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा इजी होगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो डिफर करेगा, बहुत ज़्यादा वेरी करेगा हमारा रिजल्ट। तो जो कठिनता स्तर होती है वह किस लेवल की है उसको जानने के लिए हम इन फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। हम कभी भी परीक्षण बनाते हैं तो उसको पहले यूनिवर्सल बहुत से लोगों पर अप्लाई करके देखते हैं रैंडमली, उसके बाद उसके सभी जांच हो जाने के बाद, पूरे विश्लेषण होने के बाद ही एक परफेक्ट परीक्षण तैयार हो पाता है जो हमें रिसर्च में प्रयोग करना होता है। इसके बाद हमारा है एकांश का आदर्श कठिनता स्तर। आदर्श कठिनता स्तर कौन कौन सा होना चाहिए उसका, या अनुक्रिया विकल्प की संख्या उसके अकॉर्डिंग कौन सा उसका स्तर है वो आप डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे भी। इसमें आप देख रहे हैं एकांश का आदर्श कठिनता स्तर जो है अनुक्रिया विकल्प की संख्या 2 है अगर तो निर्धारित आदर्श कठिनता स्तर 0.85 होगा। अनुक्रिया विकल्प की संख्या 3 है तो 0.77, 4 है तो 0.74, 5 है तो 0.69। ये जो है एकांश का आदर्श कठिनता स्तर होता है। इसके बाद हम देखेंगे एकांश की विभेदन शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम। पहला है धनात्मक विभेदन शक्ति, दूसरा है ऋणात्मक विभेदन शक्ति। विभेदन शक्ति या विभेदन सूचकांक एकांश विश्लेषण का बहुत सेकंड महत्वपूर्ण पक्ष होता है। एकांश की विभेदन शक्ति से तात्पर्य एकांश की उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा एकांश व्यक्तिगत विभिन्नता को दिखाता है। विभेदन शक्ति आपको ये बताती है कि किस आपका जो सैंपलिंग लिया हुआ है उस सैंपल में हर टाइप के बच्चे हैं, अच्छे बुरे होशियार सभी टाइप के बच्चे होते हैं। तो आपका जो एकांश है उसकी विभेदन क्षमता कितनी है, किन बच्चों के लिए किस हद तक वो कार्य करेगा, इस चीज़ को हमारा विभेदन शक्ति इस चीज़ को बताती है हमें। तो ये 3 टाइप की होती है, धनात्मक विभेदन शक्ति, ऋणात्मक और अभिभेदन शक्ति। विभेदन शक्ति से तात्पर्य गे ने हमें एक परिभाषा दी है इसकी। गे ने कहा है विभेदन शक्ति से तात्पर्य उस क्षमता से होता है जिसमें एकांश किसी परीक्षण पर उच्च उपलब्धि तथा निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ता के बीच अंतर करता है। अपन का जो विभेदन शक्ति है वो यह बताएगा कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है पदों का, जो हमने पद दिए हैं उन पदों का को सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसकी उच्च विभेदन क्षमता कितनी है और निम्न विभेदन क्षमता कितनी है। अगर कोई प्रश्न बहुत से लोगों ने 50 लोगों पर हमने किसी प्रश्न को दिया हुआ है, अगर वो प्रश्न पर्टिकुलर वो प्रश्न 50 लोगों में से 40 लोगों ने बना लिया तो वह उसकी विभेदन शक्ति जो होगी वो कम होगी। और अगर वही प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न 10 लोगों ने बनाया तो उसकी विभेदन शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए ही एक प्रश्न ज्ञात करने की विधियां हैं। पहला है 2 अनुपातों के या प्रतिशतों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच। इसमें
जो फॉर्मूला है x² इक्वल टू n ब्रैकेट में PU माइनस PL का होल स्क्वायर अपॉन 4PQ। इसमें x² इकाई वर्ग को डिनोट करता है, n इज इक्वल टू उत्तरों की व्यक्तियों की उत्तरदाताओं की कुल संख्या, PU उच्च समूह में सफल व्यक्तियों का अनुपात, PL निम्न समूह में सफल व्यक्तियों का अनुपात, स्मॉल p इक्वल टू PU तथा PL का अंक गणितीय माध्य, Q स्मॉल q इक्वल टू होता है 1 माइनस P। इसके द्वारा हम विभेदन शक्ति ज्ञात करते हैं एकांश की। नेक्स्ट फॉर्मूला है जो मार्शल और हेल्स ने विभेदन शक्ति ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था, जो है V इक्वल टू RU अपॉन NU माइनस RL अपॉन NL। V जो है इसमें एकांश का विभेदन शक्ति या वैधता, वैलिडिटी जिसे हम कहते हैं, RU उच्च स्तर में सही उत्तरदाताओं की संख्या, RL निम्न स्तर में सही उत्तरदाताओं की संख्या, NU है हमारा उच्च समूह की कुल संख्या, NL जो है निम्न समूह की कुल संख्या। इसके द्वारा भी हम विभेदन शक्ति ज्ञात करते हैं। साथ ही आइटम की हम जो पद एक विश्लेषण है उसमें हम कठिनाई स्तर और विभेदन क्षमता, ये दो चीज़ को हमने ज्ञात कर लिया है। अब जो सहसंबंधात्मक प्रविधि है उसके बारे में हम जानते हैं। सहसंबंध जो प्रविधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। विभेदन क्षमता ज्ञात करने के बाद यह सहसंबंध विधि का प्रयोग किया जाता है जब हम अपने हम अपने रिसर्च में जब परीक्षण का एनालिसिस करते हैं उसके पूर्व ही हमको चरों का विश्लेषण करना होता है। चरों के बीच में जो सहसंबंध है उन्हें ज्ञात करना होता है, जिसके लिए हमको सहसंबंधात्मक प्रविधि की आवश्यकता होती है। विभेदन क्षमता ज्ञात करने में प्रयुक्त जो सहसंबंधात्मक प्रविधियां हैं वह 5 हैं। पहला है घूर्णन आघूर्ण विधि, दूसरा है द्विपंथिक आर विधि, तीसरा है अंक द्विपंथिकार विधि, थर्ड है टेट्राकोरिकार और फिफ्थ है फाई गुणांक। ये 5 प्रविधियां हैं जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं सहसंबंध जो होता है। विभेदन क्षमता ज्ञात करने में सहसंबंध जो ज्ञात किया जाता है उसके लिए इस प्रविधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आइटम जो होता है, एकांश जो होता है, उसका कठिनता स्तर और विभेदन शक्ति में क्या संबंध होता है। जो भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या शैक्षिक परीक्षण हम बनाते हैं वो एकांशों की कठिनता स्तर और विभेदन शक्ति को के बीच का घनिष्ठ संबंध को दिखाता है। अगर एकांश का कठिनता स्तर बहुत ज़्यादा होगा तो जो विभेदन क्षमता होगी वह कम होगी, और एकांश का अगर कठिनता स्तर बहुत ज़्यादा कम होगा तो विभेदन क्षमता जो होगी वो अधिक होगी। तो हमको ये देखना है कि किसी भी एकांश की कठिनता स्तर का संबंध एकांश के विभेदन सूचकांक से सीधा होता है। जो एकांश काफ़ी आसान होते हैं या काफ़ी कठिन होता है वह व्यक्ति के उत्तरदाताओं के आपस में ठीक ढंग से विभेदित नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत सरल हम एकांशों का चयन कर लेंगे, प्रश्नों का चयन कर लेंगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है, सांकेतिक रूप से हमको आंसर पता चल जाएगा। तो ये एक परेशानी आ सकती है। साथ ही अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न आंसर को हम अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी बहुत परेशानी आ सकती है। इसलिए हमको एकांशों का कठिनता स्तर और विभेदन शक्ति दोनों का समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट हमारा एकांश विश्लेषण का एक नमूना, अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो एकांश विश्लेषण के लिए तो एक टेबल के द्वारा आपको ये एग्जाम्पल पता चलेगा। ये टेबल हमने दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें हमने एक प्रश्न लिया है। हमने एकांश का अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा चुनना है आपको तो सबसे पहले परीक्षण जो रहता है उसके एकांशों का मतलब स्कोरिंग किया जाता है। एकांश जो हमने बनाए हैं, जिस परीक्षण को बनाया है वो परीक्षण 30 प्रश्नों से मिलकर बना हुआ है, और उसमें हम स्कोरिंग जो भी छात्रों से हम उसको सॉल्व करा लेते हैं और उसका स्कोरिंग कर लेते हैं कि कितने मार्क्स इस बच्चे को मिले हैं। सही उत्तर के लिए हम उसको पहले से ही डिसाइडेड रहेगा 1 अंक देना है कि 2 देना है कि क्या है, तो वो हम पहले से डिसाइड कर लें। तो हमने इसमें जो दिया है सही अंक 1 नंबर दिया है सही आंसर के लिए, और गलत के लिए हमने 0 दिया है। जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है उसको हम 1 अंक दे देंगे नंबर, और जिन बच्चों ने गलत कोई आंसर नहीं दिया उसमें 0 लगा देंगे। तो सबसे पहले जो होता है उत्तरदाताओं का जो अंक प्राप्त किए हैं उनका पूरा योग तैयार करना होता है। तो 360 छात्रों का हमने चयन किया है। उस समूह के ऊपर हमने 30 जो प्रश्न वाले क्वेश्चन आयर को हमने अप्लाई किया है, और ये बुद्धि परीक्षण है। तो इनके हर जो परीक्षण है, हर जो पद है उसके 4
विकल्प दिए हुए हैं, जो मैंने बताया था आपको कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम ले सकते हैं, वैसे ही दिया हुआ है। प्रत्येक एकांश पर एक सही अनुक्रिया के लिए एक अंक दिया गया है। अगर उन्होंने जो आंसर सही है या नहीं है उसको नहीं ध्यान दिया, अगर एक किसी ने भी एक सही आंसर लगा दिया है तो उसके लिए 1 अंक दे दिया गया उनको। किसी भी प्रश्न का आंसर A, B, C, D में से कोई भी एक हो सकता है। सपोज 370 बच्चों में से A आंसर लगाने वाले 60 बच्चे हुए, किसी क्वेश्चन के लिए एक आंसर तो 60 बच्चों ने लगाया, तो उस A का जो मार्किंग रहेगी वो 60 रहेगी। वैसे ही B जो उसका विकल्प रहेगा उसकी मार्किंग अलग होगी, C की अलग होगी और D की अलग होगी। इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। इसके बाद हम जो है जो पूरे कुल प्राप्तांक हमको 370 बच्चों के मिले हुए हैं उसमें से हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसको डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अपर लिमिट के लिए हम 27% लेते हैं, लोअर लिमिट के लिए 27% लेते हैं। परंतु ये लेने से पहले हमें अपने जो स्कोर्स हैं, जो बच्चों ने स्कोर्स अर्न किए हैं, उसको घटते क्रम में लिखना होगा। सबसे पहले सबसे अधिक अंक वाला, फिर उससे कम करते करते हम नीचे तक लेके आ जाएंगे और ऊपर के 100 बच्चे मतलब 27% और नीचे से प्राप्तांकों के 100 बच्चे मतलब 27%। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बच्चों के जो आंसर्स होंगे ABCD आंसर को उन्होंने जो मार्क्स दिए होंगे या जो कितने लोगों ने A आंसर को मार्क किया, कितने B को किया, कितने C को किया, इन चीज़ों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हम इसको इस टेबल में लिख देंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि A आंसर देने वाले अपर लिमिट में से 10 लोग हैं, लोअर लिमिट में से 5 लोग हैं। वैसे ही B, C और D को आंसर देने वाले हैं। इसके बाद हम इन दोनों जो टेबल्स बना लिए हैं उसके बीच की अंतर डिफरेंस को देख लेंगे। डिफरेंस जो है 60 है, उच्च समूह या निम्न समूह की संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। 60 जो है उसका अंतर है। विभेदन सूचकांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम अप्लाई करेंगे तो विभेदन सूचकांक हमको 0.60 प्राप्त होगा। इसके बाद हमारा जो है मिडिल लेवल होगा वह होगा 110, जो कुल योग आ जाएगा वो 210 होगा। और कठिनता सूचकांक अगर हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं और उसमें देखते हैं तो कठिनता सूचकांक हमारा 0.56 से 0.50 होगा। तो 0.56 से 0.50 तक आने से मतलब ये है कि इन दोनों मानों का कॉलम इसके द्वारा P का हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सूत्रों में करीब करीब एक ही तरह का उत्तर आता है। जो P का हमको फॉर्मूला, P का वैल्यू हमको जो निकालना है किसी भी एक सूत्र से हम अगर अप्लाई करके निकालेंगे तो हमको निकल जाता है। इसके बाद D और V का मान जो होता है शून्य या ऋण में आता है तो उसके अकॉर्डिंग कठिनता सूचकांक और धनात्मक और ऋणात्मक विभेदन सूचकांक को देखते हुए हम इसका रिजल्ट निकालेंगे और एनालिसिस करेंगे कि ये आइटम हमारा सही है या नहीं है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, हम देख रहे हैं एकांश विश्लेषण की कुछ समस्याएं जो प्रॉब्लम्स हमको आती है एकांश विश्लेषण में। एकांश योग संबंध में मिथ्या सहसंबंध की समस्या। कई बार ऐसा होता है कि हम जब एकांश की वैधता ज्ञात करते हैं तो व्यक्तिक एकांश के कुल प्राप्तांक के साथ सहसंबंधित किया जाता है। सहसंबंध गुणांक जो होता है अगर गलत ढंग से ऊंचा हो जाए तो उसमें जो होमोजीनियस टेस्ट होता है वो अधिक हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा एकांश है इसकी शील गुण क्षमता या बोलना चाहिए इसकी विश्वसनीयता बहुत कम हो जाती है। यह एक समस्या है बहुत ज़्यादा, जिससे सहसंबंध जो होता है इसका कोरिलेशन जो है वो गलत निकलता है या झूठा निकल जाता है। तो ये एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है हमारे बीच में। सेकंड है द्विभाज्य एकांशों से संबंधित समस्या। अगर हमारे आंसर हाँ या नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा या तो हाँ लिखेगा या तो नहीं लिखेगा। इसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को सही आंसर पता नहीं है तो भी बाय डिफ़ॉल्ट या जो हम कहते हैं कि तुक्के से कई बार बच्चा सही आंसर नहीं पता होने की वजह से भी हाँ या गलत नहीं कुछ भी एक टिक लगा देता है, जो एक गलत है तो एक सही होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका आंसर गलत हो। कई बार ऐसा होता है कि तुक्के से भी उसका सही हो जाता है आंसर। इससे भी हमारे जो एकांश है उसका सही हम विभेदन क्षमता और इसका कठिनता सूचकांक नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत डिस्टर्ब रहता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने आंसर लगाया होता है, उसे नॉलेज नहीं होता है उस चीज़ का। तो ये एक समस्या है। साथ ही है थर्ड वाला जो हमारा समस्या है वो है अवांछित तथ्यों के नियंत्रण संबंधी जो समस्या है। अवांछित तथ्य कौन से होते हैं? होमोजीनियस टेस्ट जो होते हैं, आदर्श सभी एकांश द्वारा एक ही मतलब
एक ही मापन क्षमता का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। सपोज एक पद का हमने टेस्ट कर लिया, वो पद एकदम सुटेबल आ गया हमारे टेस्ट के लिए, हम उससे रिलेटेड ही कुछ दूसरा क्वेश्चन होगा, उसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो होमोजीनियस ग्रुप एक जैसा ही होने की वजह से उसके भी सही होने की बहुत चांसेस हो जाते हैं, जबकि एक क्वेश्चन आयर में एक जैसे दो पदों का समावेश नहीं होना चाहिए, परंतु उससे सजातीयता होने की वजह से हमारा जो विवेधन क्षमता जो है, विवेधन शक्ति और कठिनता स्तर दोनों ही उसका सही आ जाता है, जिसके आधार पर हम उसका चयन अपने परीक्षण के लिए कर लेते हैं। तो ये एक समस्या और भी आ जाती है। इसके बाद आता है हमारा संयोगवश या सफलता की संबंधित समस्या। संयोगवश 50-50 वाला जो रेशियो होता है, जैसे मैंने आपको हाँ या नहीं वाले में कहा कि हाँ, अगर मुझे आंसर नहीं भी आएगा तो मैं हाँ या नहीं में से कोई एक लगा दूंगी, या ABCD अगर मेरे पास 4 विकल्प है तो उसमें कोई एक लगा दूंगी, मैं आंसर छोड़ूंगी नहीं। अगर माइनस मार्किंग नहीं है हमारे टेस्ट में तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि अटेम्प्ट नहीं करने से अच्छा है कि कोई भी एक आंसर लगा दें, हो सकता है बाय डिफॉल्ट वो सही हो जाए, हमारा जो अनुमान है वो सही हो जाए। तो ये जो अटकलबाजी अनुमान जो होता है, इससे संबंधित भी बहुत समस्या आती है। इसकी वजह से भी एकांश जो हमारा है विश्लेषण वह पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाता है, कई बार बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं इसमें। तो इन सब समस्याओं को अगर हम दूर कर लें तो हमारा जो एकांश है वो सही हम विश्लेषण कर पाएंगे एकांशों का, और साथ ही बहुत अच्छे परीक्षण का निर्माण कर पाएंगे। अब एट लास्ट हम अभी तक हमने जो भी पढ़ा उनका कंक्लूज़न, अभी तक हमने जो समझा किया उन सबका कंक्लूज़न यही है कि एकांश विश्लेषण जो है बहुत ही परीक्षण निर्माण का अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसके बिना अच्छे परीक्षण के बारे में हम नहीं सोच सकते। अच्छे परीक्षण का अगर निर्माण करना है हमें तो एकांश विश्लेषण के बारे में अच्छी नॉलेज हमको होनी चाहिए। साथ ही हमारी वैधता, विश्वसनीयता, इन सबको बनाने के लिए भी एकांश विश्लेषण बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही एक जो रिसर्चर है, परीक्षणकर्ता जो है, वह कल्पनाशीलता उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वह अपने कार्य के प्रति समर्पित हो, बहुत ज़्यादा संयम की आवश्यकता होती है रिसर्च करने में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण करेंगे और उसके बाद एक अच्छे परीक्षण का निर्माण करेंगे। अच्छे परीक्षण निर्माण अगर होता है तो हमारा जो रिसर्च होता है उसका रिजल्ट सही आता है और वह समाज में उपयोगी होता है। तो एकांश विश्लेषण जो है अच्छे परीक्षण के निर्माण का अच्छे परीक्षण की बोलना चाहिए बैकबोन है। उसके बिना परीक्षण का निर्माण नहीं किया जा सकता है, और अगर परीक्षण अच्छा नहीं होगा तो रिसर्च का जो रिजल्ट होगा वह सही नहीं प्राप्त होगा। इसलिए एकांश विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। इससे रिलेटेड कुछ अगर आपको समस्याएं हैं, कुछ डाउट्स अगर आपके पास हैं तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। साथ ही मेरे वीडियो को अच्छा बनाने के लिए और जो सजेशन होंगे आपके वैल्यूएबल सजेशन वो मुझे दीजिए। थैंक यू।